नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री चैनल में। मैं रवि कुलरिया, लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो कि इंडो ग्रीक, कुषाण और पश्चिमी क्षत्रपों से जुड़े हैं। ये राजस्थान में होने वाले फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में विशेष तौर से टॉपिक्स दिए गए हैं। इसके अलावा और भी कहीं पर आप पीजीटी, नेट जेआरएफ वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो मैं इसके सारे क्वेश्चन आपको बताऊँगा। लास्ट में इसकी यहाँ पर आंसर शीट भी दी हुई रहती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी आंसर शीट रहती है 55 के बाद में, देखिए। और फिर इसके बाद में इसमें जो भी ज़रूरी व्याख्याएं होती हैं वो अंत में दी हुई रहती हैं। ये हमारे एक टेस्ट की जो मैंने टेस्ट लिया था पिछले कुछ दिनों में, उसका ही एक एग्जाम्पल है। काफ़ी सारे ऐसे टेस्ट मैं लेता रहता हूँ, उनमें से ये एक टेस्ट है और मैं समय समय पर यूट्यूब पर भी इनमें से कुछ टेस्ट के आपको क्वेश्चन आंसर करवाता हूँ। पहला क्वेश्चन है, विम कडफिसस के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय इतिहास में वह पहला शासक था जिसने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की। बिल्कुल सही है ये। मुद्राओं पर उसकी महाराजाधिराज, सर्वलोकेश्वर और महेश्वर जैसी उपाधियां मिलती हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये सारी ही उपाधियां और उसकी मुद्राओं के ऊपर देखने को मिलती हैं। उसकी मुद्राओं पर शिव के, नंदी के फोटो मिलती हैं, त्रिशूल की आकृतियां भी मिलती हैं। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि वो शैव धर्मावलंबी था। तो ये इसमें हम इसका सही जवाब मानेंगे, दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, कुषाणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की। इनके काल में किसी मंत्री परिषद का उल्लेख नहीं मिलता। दोनों ही कथन सही हैं। द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कुषाणों ने ही की। उन्होंने एक ही प्रांत के अंदर दो दो शासक रखने की प्रथा शुरू की थी, तो इसलिए द्वैध शासन प्रणाली हो गई। और इसके काल में, कुषाणों के काल में आपको कहीं पर भी कोई सलाहकार परिषद या मंत्री परिषद का उल्लेख नहीं मिलता है, तो इसलिए ये भी कथन सही है। तो इसका भी जवाब हो जाएगा, दोनों सही हैं। अगला है, कुषाणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुषाणों द्वारा राजत्व के सिद्धांत का दैवीकरण किया गया। बिल्कुल, आप कुषाण शासकों की मंदिरों में मूर्तियां भी देखते हैं। कुषाणों ने देवकुल की स्थापना कर वहां शासकों की देवकुल की स्थापना की और वहां पर शासकों की मूर्तियां रखी जाती थी। बिल्कुल रखी जाती थी और इसके उदाहरण भी आपको मिल जाते हैं कई मंदिरों में। और देवकुल का स्पष्ट तौर से हुविष्क जो शासक थे, हुविष्क यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इन्होंने स्पष्ट तौर से उल्लेख किया था, हुविष्क ने। तो देवकुल का स्पष्ट उल्लेख विम कडफिसस ने किया है। ये यहाँ पर आपका गलत हो जाता है क्योंकि देवकुल का स्पष्ट उल्लेख हुविष्क के द्वारा किया गया है। रबातक अभिलेख जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आने की हमेशा संभावना बनी रहती है। रबातक अभिलेख में एक देवकुल की स्थापना का जिक्र है जिसमें कुजुल कडफिसस, विम कडफिसस और कनिष्क की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। तो रबातक अभिलेख में ये उल्लेख है और निश्चित रूप से इन तीनों शासकों की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। तो ये जानकारी वहां पर दी गई है। तो यहाँ पर आपका तीसरा गलत है। तो 1, 2 और 4 ये सही हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो ये दोनों स्पष्ट है। तो इस प्रकार के सवाल यदि परीक्षा में आते हैं तो निश्चित रूप से आपको आपकी नॉलेज थोड़ी सी डीप होनी चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से मेनांडर की राजधानी कौन सी थी? तो ये मेनांडर की राजधानी शाकल थी, जिसको सियालकोट भी कहते हैं, पाकिस्तान में है ये। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मित्रदात प्रथम था। इसकी मृत्यु के बाद अगला शासक मित्रदात द्वितीय बना। तो ये तो देखो इजी है कि उसकी स्थापना किसने की? मित्रदात प्रथम ने की। वास्तविक संस्थापक ये हो गया। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद में 2 और शासक बने थे जिनके बारे में सामान्य तौर पर किताबों में नहीं दिया लिखा रहता। एक का नाम था फ्रात सेकंड, फ्रात द्वितीय, और इसके अलावा दूसरा था आर्तवान। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट शासक नहीं है, लेकिन शासक तो बने हैं। तो ये कहना कि इसकी मृत्यु के बाद में अगला शासक मित्रदात द्वितीय बना, ये गलत है। फ्रात सेकंड और आर्तवान के बाद में मित्रदात द्वितीय बना है। इसके अलावा मित्रदात प्रथम ने जड्रोसिया, हेरात और सीस्तान पर विजय प्राप्त की, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। मित्रदात द्वितीय ने शकों पर विजय प्राप्त की और सीस्तान और गांधार पर अधिकार कर लिया, तो ये भी ठीक है। अब ये जो जानकारियां हैं ये थोड़ी सी गहरी जानकारियां हैं और राजस्थान में पीजीटी के लेवल से थोड़ा सा ऊपर का एक क्वेश्चन है। बीच बीच में मैं 2-3 क्वेश्चन ऐसे देता हूं कि विद्यार्थियों को थोड़ा लगे कि भाई थोड़ा हमें ध्यान रखना चाहिए पढ़ते समय। बाकी मैं ध्यान रखता हूं कि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं हो, क्योंकि राजस्थान में जो पीजीटी का फर्स्ट ग्रेड का स्तर है वो उतना ज़्यादा कठिन नहीं आता। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसकी मृत्यु के बाद में अगला शासक मित्रदात द्वितीय बना, ये कथन सही नहीं है। इसके बाद में अगला है, भारत में मुद्राओं के तत्काल, आहत मुद्राओं के तत्काल बाद इंडो ग्रीक मुद्राओं का काल आता है। तो 5वीं शताब्दी से आहत मुद्राएं देखने को मिल जाती हैं, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से। और उसके बाद में जो भी मुद्राएं हमें सबसे पहले देखने को मिलती हैं, आहत के बाद में जो प्रचलन में आई वो इंडो ग्रीक मुद्राएं हैं। तो ये बिल्कुल ठीक जवाब है। फिर इसके बाद में इंडो ग्रीक शासकों की अधिकांश मुद्राएं चांदी से बनी हुई हैं।
तो ये भी यहाँ तो आप वैसे तो देखते हैं कि इंडो ग्रीक शासकों ने सोने की शुरुआत कर ली है, लेकिन ज़्यादातर उनकी जो मुद्राएं हैं वो निश्चित रूप से चांदी से बनी हुई हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। अधिकांश इंडो ग्रीक मुद्राएं गोलाकार हैं, गोलाकार है, आकृति उनकी वृत्ताकार आप कह सकते हैं, गोलाकार नहीं तो वृत्ताकार यहाँ पर ज़्यादा अच्छा शब्द रहेगा। तो ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इंडो ग्रीक स्वर्ण मुद्राओं को स्टेटर और रजत मुद्राओं को द्रैकम या द्रैख्म बोलते हैं, ऐसा नाम भी आपको देखने को मिल सकता है, द्रैख्म। तो ये भी कथन सही है। तो यहाँ पर इंडो ग्रीक शासकों के जो मुद्राएं हैं वो आहत मुद्राओं के बाद इंडो ग्रीक मुद्राएं आती हैं भारतीय इतिहास में। चांदी से बनी हुई हैं इंडो ग्रीक ज़्यादातर, और गोलाकार हैं आकार में, और स्वर्ण मुद्राओं को स्टेटर कहा जाता है और रजत मुद्राओं को द्रैकम कहा जाता है। तो ये चारों ही कथन यहाँ पर ठीक है। तो 1 2 3 4 ये ऑप्शन हो जाएगा। कुजुल कडफिशस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुजुल कडफिशस ने केवल तांबे के ही सिक्के प्रचलित करवाए। एक प्रकार के सिक्कों पर काबुल के अंतिम ग्रीक शासक हर्मियस का नाम खरोष्टी और पृष्ठभाग में स्वयं का नाम यूनानी लिपि में। तो ये तो पहला तो ठीक है उसका, ये जो पहला शासक है कुषाण वंश का, तो उसने सिर्फ तांबे के ही सिक्के प्रचलित करवाए। लेकिन ये जो दूसरा कथन है कि यहाँ आप देखिए, ध्यान रखने वाली बात है, खुद का नाम वो यूनानी में क्यों लिखवाएगा? हर्मियस का नाम तो उसने यूनानी में लिखवाया है, यहाँ पर उल्टा मैंने लिखा हुआ है जानबूझ के, प्रश्न में ध्यान रखें विद्यार्थी। तो हर्मियस का नाम तो यूनानी में मिलता है और उसके दूसरी साइड में खुद का नाम खरोष्टी में मिलता है, तो ये कथन यहाँ पर गलत है। इस प्रकार की छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। दूसरे प्रकार के सिक्कों पर राजकीय उपाधियां अंकित है, उसने 2 प्रकार के सिक्के उसके जो मिलते हैं उसमें दूसरे प्रकार, एक पर तो ऐसा है कि एक तरफ हर्मियस की तस्वीर है, दूसरी तरफ अपनी है, जबकि एक दूसरे टाइप के उसके सिक्के हैं जिस पर उसकी राजकीय उपाधियां अंकित हैं। तो ये भी कथन ठीक है। उसके सिक्कों पर धर्मथिदस, धर्मथित और महाराजाधिराज की उपाधियां उत्कीर्ण है, तो ये सारी उपाधियां उसके सिक्कों पर उत्कीर्ण है, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका दूसरा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पहला, तीसरा, चौथा कथन सही है। तो 1 3 4 ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार रुद्रदमन द्वारा जीते गए प्रदेशों व उनकी राजधानियों के संदर्भ में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? उसने जो प्रदेश जीते उनमें से यहाँ पर कौन सा युग्म सही नहीं है? तो अपरांत की राजधानी शूरपारक, आकर की राजधानी विदिशा, अनर्थ की राजधानी उज्जैनी, ये सही नहीं है, क्योंकि वहाँ उसके जो द्वारा जीते गए प्रदेश हैं वहाँ पर गुजरात के आपको 2 प्रदेश देखने को मिलते हैं। एक तो था उत्तरी काठियावाड़, तो उत्तरी काठियावाड़ अनर्थ है, जो उत्तरी काठियावाड़ इलाका है उसी का नाम अनर्थ है, और इसकी राजधानी हुआ करती थी द्वारका। जबकि जो दक्षिणी काठियावाड़ है वो प्रांत सौराष्ट्र कहलाता था, तो सौराष्ट्र की राजधानी गिरनार या गिरिनगर थी, तो ये सही है। आकर की विदिशा थी, प्रांत की शूरपारक थी, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अनर्थ की राजधानी द्वारका थी, तो इसलिए ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, चष्टन ने रुद्रदमन से पहले किसे क्षत्रप नियुक्त किया था? जैसे सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि चष्टन के बाद में शासक बनता है रुद्रदमन, और रुद्रदमन बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। यदि इसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो रुद्रदमन में से ही आने की संभावना मिलती है। लेकिन शासक तो रुद्रदमन बना, तो शासक बनता था, उसके लिए उपाधि यहाँ पर लिखी जाती है महाक्षत्रप। लेकिन उससे पहले जैसे युवराज टाइप सेलेक्ट करते थे, तो क्षत्रप किसे नियुक्त किया था? तो क्षत्रप पहले उसने जो उसका बेटा था जयदमन, उसको सेलेक्ट किया था। जयदमन किसका बेटा था? चष्टन का, और रुद्रदमन का पिता था। तो पहले जयदमन को सेलेक्ट किया गया था, क्षत्रप बनाया गया था, उसकी मृत्यु हो गई तो उसने अपने पोते रुद्रदमन को क्षत्रप बना दिया, जो कि चष्टन के बाद में महाक्षत्रप बना, यानी वहां का शासक बना। अगला है, शक सातवाहन काल में स्वर्ण तथा रजत सिक्कों की विनिमय दर क्या थी? तो ये 1:35, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है ये सवाल। शक सातवाहन काल, ये थोड़ा सा विशेष ध्यान दें इस बात पे आप। इसके बाद में निम्नलिखित का पहले से बाद के क्रम में सही क्रम क्या होगा? कि कौन सा शासक पहले बना है, कौन सा शासक बाद में बना है इन इंडो ग्रीक शासकों में से, तो उसमें से हमें सही क्रम, तो ये तो देखिए सही क्रम वाले दिखने में आसान होते हैं लेकिन इसमें मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि कितने सारे शासक वंश हैं और सब शासकों के क्रम से ही नाम याद करने, तो ये क्वेश्चन आसान नहीं है। इस क्वेश्चन को मैं कठिन की श्रेणी में ही मानूंगा। इसमें अलग अलग श्रेणियां हैं, जैसे 55 में से आपको 30 प्रश्न आसान मिलेंगे, 10 प्रश्न मध्यम दर्जे के मिलेंगे, 10 आपको ऐसे मिल सकते हैं, या 15 मध्यम दर्जे के और 10 इसमें आपको कठिन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो 11वां है, इसका क्रम मैंने एकदम वही लिखा है जो कि है वास्तव में। पहला यूक्रेटाइडिस है, उसके बाद में हेलियोक्लीज है, फिर एंटियालकिड्स है और आखिरी हर्मियस है। ज़्यादा नहीं तो आपको अंतिम शासक का, पहले शासक का तो पता ही होना चाहिए, उसके बाद में एडजस्ट हो जाता है। एंटियालकिड्स का तो काफ़ी विवरण भी मिलता है इसके अंदर।
तो ये क्रम जैसा लिख रखा है वैसा सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 2 3 4। पहले यूक्रेटाइड्स, फिर हेलियोक्लीज, फिर एंटियालकिड्स और उसके बाद में हर्मियस। एंटियालकिड्स ने तो एक दूत भेजा था, फिर उसने एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी, वो मैंने पिछले टेस्ट में भी बताया था काफ़ी बातें उसके बारे में। इनकी कुछ कुछ व्याख्याएं आपको कईयों की मिल जाती हैं, कईयों की किसी दूसरे प्रश्न में मिल जाती हैं। एजेज प्रथम निम्न में से किस वंश से संबंधित है? तो ये बिल्कुल आसान शासक है कि एजेज किस वंश से संबंधित है, तो ये तक्षशिला के शक शासक हैं एजेज प्रथम। एजेज नाम के जो भी एजेज प्रथम सेकंड शासक हैं वो तक्षशिला के शक हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किस शक शासक द्वारा भारत में सर्वप्रथम संस्कृत लेख युक्त सिक्के जारी किए गए? तो जिस शासक का संस्कृत का सबसे बड़ा अभिलेख मिला है, सबसे पुराना जूनागढ़ वाला, उसी ने संस्कृत लेख वाले सिक्के सबसे पहले जारी किए हैं। तो इसका सीधा सा उत्तर क्या हो जाएगा? रुद्रदमन। उसी से आप याद रखें। कुषाणों द्वारा धारण की गई कैसर या सीजर, जैसे आपने जूलियस सीजर नाम सुना होगा, तो उपाधि मूलतः कौन धारण करते थे? तो इसका सीधा ही उत्तर है कि रोमन शासक धारण करते थे। रोम के शासकों के आपने नाम देखे होंगे, जूलियस सीजर या ऑगस्टस सीजर, तो वो सीजर की उपाधि धारण करते थे। उसके बाद में 15वां है कि निम्नलिखित में से कौन से कुषाण शासकों के सिक्कों पर शिव अथवा शिव संबंधी प्रतीकों का इस्तेमाल हुआ है? तो शिव वाले जो प्रतीक हैं वो लगभग आपको सभी कुषाण शासकों के सिक्कों पर देखने को मिलते हैं, सिर्फ पहले को छोड़कर। जो उनका पहला शासक था कुजुल कडफिसस, उसके सिक्कों पर जैसे मैंने बताया कि उसमें एक तरफ तो उसके अंतिम जो पहले वाले जिसको पराजित किया उसकी तस्वीरें हैं, दूसरी तरफ अपनी हैं, एक और जो प्रकार के सिक्के हैं उस पर उसकी उपाधियां हैं। तो वहां पर आपको शिव के प्रतीक नहीं देखने को मिलती। तो आपको विम कडफिसस दूसरे शासक, उसके बाद में कनिष्क और हुविष्क, इसके सिक्कों पर ही आपको शिव या उससे संबंधित प्रतीक देखने को मिलते हैं। तो आप याद रखना, पहला जो शासक है उसने सिर्फ चांदी के सिक्के जारी किए थे और उसने उसके सिक्कों के ऊपर शिव से संबंधित किसी प्रकार का कोई चिन्ह या शिव की कोई भी प्रतिमा वहां पर या चित्र का हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ये 15वें का उत्तर हो जाएगा 2 3 4, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक के काल में खरपल्लान और वनस्पर नामक क्षत्रप शासन करते थे? खरपल्लान और वनस्पर, तो ये इंपॉर्टेंट है और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि ये दोनों जो क्षत्रप हैं वो कहाँ कहाँ के क्षत्रप थे, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये कनिष्क के काल की बात है और खरपल्लान जो था वो तो मथुरा का क्षत्रप था और ये जो वनस्पर है ये वाराणसी का क्षत्रप था। तो इसका तो उत्तर सीधा ही हो जाएगा कि कनिष्क के काल के क्षत्रप हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए व बताइए कि इनमें से कौन से सत्य हैं। मेनांडर की मृत्यु एक सैनिक शिविर में हुई थी, ये बिल्कुल ठीक है। कनिष्क की हत्या उसके सैन्य अधिकारियों ने, ये ठीक है। दोनों शासकों ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया था, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो 1 2, क्योंकि कनिष्क और मेनांडर तो मुख्य हैं बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने वाले में। आप नाम गिनेंगे तो भी आपको सबसे पहले अशोक का, फिर कनिष्क का और फिर मेनांडर का मिलेगा। तो ये सामान्य क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा 1 2 3, यानी इसके तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? बाजौर से कनिष्क के काल का एक मंजूषा अभिलेख मिला है। मंजूषा का मतलब होता है पेटी, जो आपका श्रृंगार दान होता है, इस प्रकार की पेटी, और उसके ऊपर कई लाइन लिखी हुई है, लेकिन वो कनिष्क के काल से नहीं मिला है, वो मेनांडर के काल का है। तो ये कथन आपका गलत हो गया। इससे बुद्ध के अवशेषों को एक स्तूप में प्रतिष्ठापित करने की जानकारी मिली है। मेनांडर ने उसके जो बुद्ध के अवशेष थे वो एक स्तूप में प्रतिष्ठापित किए, ये उस अभिलेख में लिखा गया है। इस लेख में मंजूषा दान करने वाले व्यक्ति का नाम विवेक मित्र और विजय मित्र, 2 अलग अलग स्थानों पर 2 अलग अलग नाम मिलते हैं। हो सकता है ये कोई टेक्निकल मिस्टेक हो लिखने वाले की, लेकिन ये नाम मिलते हैं, तो ये भी सही है। लेकिन ये जो मंजूषा अभिलेख है ये मेनांडर के काल का है, तो पहला कथन इसका गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। तो कौन से सत्य हैं? 2 और 3। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, यवनों द्वारा भारतीयों को यवनिका के इस्तेमाल का पता चला। यवनों से सीखा कि यवनिका का इस्तेमाल कहाँ कैसे होता है। यवनिका शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो जो नाटक का पर्दा होता है, पर्दा गिराना और नाटक शुरू होने पर पर्दा हटाना, ये इस प्रकार का वो जो पर्दा इस्तेमाल करना है नाटक के अंदर, आज भी यवनिका शब्द इसके लिए इस्तेमाल होता है। तो ये जो शब्द है, ये नाटक का जो पर्दा इस्तेमाल करने की जो बात है, ये यवनों के द्वारा, और नाम भी यवनों के द्वारा ही इसका दिया गया था। तो नाटक का पर्दा है यवनिका का मतलब। 20वां प्रश्न है, मोराकुआ अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अभिलेख मथुरा के क्षत्रप सोडास के काल का है। इस अभिलेख में राजवुल का भी उल्लेख है।
इसमें पंचवीरों की तस्वीर है, बिल्कुल ये सारे कथन सही हैं। ये शक षोडश के काल का है, इसमें राजवुल का भी उल्लेख है, इसमें जो पंचवीर जो वर्षणीवीर जिनको कहते हैं उनके तस्वीर हैं। और पंचवीरों में दो की पहचान संकर्षण और बलराम से की जाती है। वैसे तो देखो बलराम का नाम ही संकर्षण होता है, बलराम को ही संकर्षण कहते हैं, लेकिन ये जो पुराने अभिलेख है इसमें आपको देखते हैं कि संकर्षण नाम अलग दिया हुआ रहता है, बलराम अलग दिया रहता है, तो इसको दो अलग अलग वीर के रूप में भी दिखा देते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निकल इशू हो सकता है इस प्रश्न के अंदर, मुझे पता है, फिर भी मैंने लिख रखा है कि संकर्षण का मतलब वैसे बलराम ही होता है, लेकिन इतिहास की किताबों में यही लिखा रहता है कि 5 वीरों में से 2 वीर हैं, वो संकर्षण और बलराम हैं। तो हो सकता है संकर्षण की वो श्री कृष्ण के लिए लिख दिया हो उन्होंने उस समय, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 इस प्रकार से पहचान है। तो ये जो 20वां है इसके सारे कथन सही हैं कि मोराकुआ अभिलेख इंपॉर्टेंट अभिलेख है। ये मथुरा के क्षत्रप षोडश के काल का है। राजवुल का भी इसमें उससे पहले वाले शासक का राजवुल का भी उल्लेख है। पंचवीरों की इसमें तस्वीरें हैं और उनमें से जो तस्वीरों की पहचान है वो संकर्षण और बलराम से की गई है। तो इसके सारे कथन सही हैं। तो 1 2 3 4 ये चारों ही ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नहपान की राजधानी मिन्नगर थी। मिन्नगर की पहचान दोहा नामक स्थान से की जाती है जो उज्जैन तथा भड़ोस के मार्ग पर स्थित है। तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही है। नहपान की राजधानी मिन्नगर थी। देखिए शकों में इन जो क्षत्रपों में आप ज़्यादा कुछ न याद रखें तो कम से कम आपको नहपान और रुद्रदामन से संबंधित सारी बातें लगभग इंपॉर्टेंट बातें याद रख लेनी चाहिए, क्योंकि आप पैटर्न देखें किसी भी कालखंड के दौरान, देखिए आप जैसे साउथ इंडिया में भी देखते हैं, बाकियों में तो हमें मोस्टली सब पढ़ते हैं, लेकिन आप क्या देखते हैं कि हर काल में कुछ एक इंपॉर्टेंट शासक हैं, उसी में से घूम फिर के प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर आपको कनिष्क पर विशेष फोकस रखना है, नहपान पर रखना है, रुद्रदामन पर रखना है, मेनांडर पर रखना है, यानी बाकी के जो शासक हैं वो यहाँ पर मैंने तो चलो प्रश्न शामिल कर लिए हैं, लेकिन आपका जो फोकस है वो मूल शासक, उनकी मूल नीतियों, उनकी जो मुख्य शासकों की जो उपलब्धियां हैं उस पर ही फोकस होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली 90% चांस ये होता है कि प्रश्न उन्हीं में से आ जाते हैं। तो नहपान की राजधानी मिन्नगर थी और मिन्नगर की पहचान आधुनिक दोहा नामक, कतर की राजधानी दोहा वो बहुत दूर है, यहाँ समझ लेना, ये उज्जैन और भड़ोच के मार्ग पर स्थित है गुजरात में। तो यहाँ पर ये दोनों ही कथन सही हैं। अगला है, किस चीनी सेनापति ने कनिष्क को परास्त कर दिया था? तो ये सेनापति का नाम पूछे तो पांचाऊ है। कौन से सेनापति ने परास्त किया? तो पांचाऊ होगा। लेकिन यहाँ पर ये जो होती है ये उस समय का राजा था जिसका ये सेनापति था पांचाऊ, जिसने कनिष्क को परास्त किया था। तो ये आप थोड़ा सा दोनों ही बातें इसमें ध्यान रख लेना कि शासक तो उस समय चीन का होती था और सेनापति पूछे कि सेनापति ने किसने परास्त किया, तो वो पांचाऊ था। अगला प्रश्न है, चरक संहिता के लेखक किस शासक के दरबार में थे? मतलब चरक की पूछे कि किसके दरबार में थे, तो वो कनिष्क के दरबार में थे। एकदम आसान प्रश्न की श्रेणी में आएगा, ये सीधा सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कनिष्क से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? पहला दिया गया है, कनिष्क की मुद्राओं पर सर्वप्रथम बुद्ध का मानक रूप मिलता है, एकदम ठीक है। कनिष्क की मुद्राओं पर शाक्य मुनि बुद्ध का अंकन है, ये भी बिल्कुल ठीक है। कनिष्क ने नाना देवी के नाम पर नाणक मुद्राएं जारी की, ये भी बिल्कुल ठीक है। मुद्राओं पर कनिष्क की शाओ, नानो शाओ और महाराजा धीराज की उपाधियां मिलती हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर इसके चारों ही कथन सही हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। तो ये देखिए, ये कथन वाले सवाल हम सामान्य तौर पर वैसे देखें तो कई बार हमें ऐसा लगता है, दूसरे के पेपर में देखें तो ये तो बहुत आसान है, लेकिन ये सबसे मुश्किल सवाल होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये लगता नहीं कि कोई सा एक कथन ऐसा हो जाता है जिसके बारे में हमारा नहीं सुना हो। तो इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि उसमें पैटर्न इस प्रकार से सिलेक्ट किया जाता है कि 1 2 आप उसमें से आसानी से एलिमिनेट कर दें, किसी दूसरे शासक की बात होगी। जैसे मैं टेस्ट तैयार करता हूँ, इसमें थोड़ा सा हो जाता है कि ऑप्शन थोड़े कठिन हो जाते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर आपको परीक्षाओं में देखोगे तो आपको 1 2 ऑप्शन ऐसा दिखाई दे जाएगा, या फिर ये जो एबेसेडे में जो इसका जो क्रम है वो ऐसा किया जाता है कि उनमें से आपको 2 ऑप्शन बिल्कुल आसानी से डिलीट हो जाते हैं और बाकी के 2 में आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है कि इसमें से कौन सा सही हो सकता है। तो ये बातें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। यदि मैं इस समय भिक्षु हो जाऊं तो अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे शत्रुओं की संख्या अधिक है। किसका कथन है? ये मेनांडर का कथन है। और मेनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन की जो चर्चा, जो कि जिससे संबंधित किताब है मिलिंद पन्नो, उसमें ये लिखा हुआ है। मिलिंद पन्नो किससे संबंधित है? मिलिंद पन्नो, ये ऊपर बिंदु नहीं भी लगाएं तो मिलिंद पन्नो मेनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में जो संवाद हुआ उससे संबंधित किताब है। और उसी में मेनांडर ने कहा है कि अभी यदि मैं बौद्ध भिक्षु बन जाऊंगा तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मेरे शत्रुओं की संख्या बहुत ज्यादा है। लेख युक्त और चित्र युक्त सिक्कों की शुरुआत भारत में किसने की थी?
तो लेख युक्त और चित्र युक्त सिक्कों की शुरुआत भारत में इंडो ग्रीक शासकों ने की थी। तो ये प्रश्न तो मूल प्रश्न है इस काल से सिक्कों से संबंधित माने तो आसान प्रश्न भी। सोने के सिक्के कुजुल विम कडफिसेस ने शुरू किए और चित्रयुक्त सिक्कों की शुरुआत इंडो ग्रीक करते हैं। तो ये तो बेसिक जानकारियां हैं हमारे सब्जेक्ट की। कुषाणों ने भारत में किस ओर से प्रवेश किया? तो देखिए अरब सागर की ओर से तो वो कहाँ आएंगे कुषाण, वहाँ से बंगाल की खाड़ी कहीं रहेगी, वहाँ पर कुषाणों का कोई लेना देना नहीं है। उत्तरी पूर्वी सीमा, अब पूर्व की तरफ कहाँ कुषाण? कुषाण आपको पता है मध्य एशिया टाइप से, या आप उत्तर पश्चिम की ओर से, ऊपर अफगानिस्तान चीन वहाँ मध्य एशिया वहाँ से आए हैं। तो ये इसमें आप ऑप्शन देखेंगे तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल ऐसे हैं कि आप आसानी से इसको डिलीट कर सकते हैं, आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो उत्तर पश्चिमी सीमा से आए हैं। थोड़ा सा नक्शा आप मैप में भी आप ध्यान रखें कि कोई भी शासक वंश पढ़ रहे हैं तो उसका एरिया कहाँ पर है, उसके आसपास कौन सी नदियाँ हैं, उसकी सीमाएं किससे लगती हैं, उसका थोड़ा बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। क्योंकि कई बार परीक्षा में ऐसा कोई बेसिक क्वेश्चन आता है जो कि हमारा भले ही पढ़ा हुआ नहीं हो लेकिन हम उसको टैकल कर सकते हैं अच्छे तरीके से। अगला है किस कुषाण शासक के सिक्कों से सर्वाधिक हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि शिव का और उसके प्रतीकों का तो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है कुषाण शासकों के सिक्कों के ऊपर, लेकिन सबसे ज़्यादा हिंदू देवी देवताओं का अंकन किसके सिक्कों में मिलता है? तो हुविष्क के सिक्कों पर मिलता है। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और मतलब ये मध्यम दर्जे का प्रश्न हम मानेंगे, न बहुत कठिन है न बहुत आसान है। सर्वप्रथम किस शासक के सिक्कों पर शिव का अंकन नंदी के साथ हुआ है? तो शिव का अंकन नंदी के साथ, देखिए हुविष्क के सिक्कों पर भी आपको देखने को मिल जाएगा नंदी के साथ, लेकिन यहां पर पूछा क्या गया है कि सबसे पहले किसके सिक्कों पर? तो सबसे पहले की यदि आप पूछेंगे तो विम कडफिसेस के सिक्कों पर हुआ है। बहुत सारे सिक्के यदि आप संख्या में देखेंगे तो ज़्यादा मिल जाएंगे आपको हुविष्क के, लेकिन सबसे पहले आपको विम कडफिसेस के सिक्कों पर देखने को मिलता है। कुजुल को तो आप भूल जाइए, जो पहला शासक है कुजुल उसको भूल जाइए, उसने सिर्फ चांदी के सिक्के जारी किए हैं, सोने के तो उसके सिक्के भी नहीं हैं, और उसके अलावा उसने हिंदू देवी देवताओं का अंकन नहीं किया है। तो आप कुजुल को इस प्रकार के अंकनों से, धार्मिक बातों से, उसके सिक्कों की बातों तो उसको एलिमिनेट कर दिया गया, लेकिन यहाँ तो कुजुल वैसे ऑप्शन नहीं है, लेकिन हो तो आपको ध्यान रखना है। विम कडफिसेस ने शुरुआत की थी और शिव का, नंदी का, त्रिशूल की आकृतियों का सबसे पहले उसके सिक्कों पर देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा हुविष्क के सिक्कों पर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है प्रारंभिक काल में एशिया का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा बैक्टीरिया तो नहीं है कि बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया एशिया के किस भाग में आता है? तो दक्षिणी भाग में, तो देखिए भारत से नीचे फिर इंडोनेशिया वगैरह, मलेशिया वगैरह वो आते हैं, तो वहाँ तो कैसे आएगा दक्षिणी में? तो उत्तरी एशिया में संभावना बनती है कि आ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा उत्तर में नहीं है वो, तो इसका ऑप्शन होगा मध्य एशिया में। तो बैक्टीरिया कहाँ पर है? जो आज का अधिकांश जो अफगानिस्तान है उसके अंदर बैक्टीरिया हुआ करता था। तो उसको देखिए, ये जो रूस के नीचे वाले जो देश हैं जिसको हम मध्य एशिया कहते हैं, उस एरिया में आप अफगानिस्तान को कई बार शामिल नहीं भी करते, कर भी लेते हैं, लेकिन वो एरिया मध्य एशिया ही कहलाएगा, वो न तो उत्तरी है और न दक्षिणी है। शक और विक्रम संवत के आरंभ के बीच में कितने वर्षों का अंतर है? तो देखिए विक्रम संवत पहले शुरू हुआ, कब शुरू हुआ? 57 ईस्वी पूर्व में, और शक संवत 78 ईस्वी में। तो 57 ईस्वी पूर्व से आप 1 ईस्वी तक आएंगे तो 57 साल तो वो हो गए, और 78 ये हो गया, तो 57 और 78 को आप जोड़ देंगे तो 135 साल का अंतर इनके अंदर हो गया। तो ये सीधा याद रख लिया करो आप, कौन सा आपको सूत्र लगाना है कि शक और विक्रम संवत के बीच में 135 वर्षों का अंतर है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 32वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेनसांग कपिसा पर कनिष्क के अधिकार की पुष्टि करता है। बिल्कुल, हेनसांग उसके अधिकार की पुष्टि करता है, उसके विवरणों में लिखा गया है। राजतरंगिणी से ज्ञात होता है कि कनिष्क का कश्मीर पर भी अधिकार था और उसने वहां कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। तो ये ऊपर वाला भले ही नहीं पढ़ा हुआ, ये तो आपका पढ़ा हुआ हो सके, मिल जाएगा, सामान्य तौर पर सभी किताबों में मिल जाता है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है किस कुषाण शासक ने चतुर्भुजी विष्णु के अंकन युक्त सिक्के जारी किए? तो जिसने सबसे ज्यादा हिंदू देवी देवताओं वाले सिक्के जारी किए हैं उसी ने ये चतुर्भुजी विष्णु के अंकन युक्त सिक्के जारी किए हैं। तो यहाँ पर आपको उसका उत्तर चुनना होगा हुविष्क। हुविष्क की मुद्राओं पर आपको वासुदेव का भी अंकन मिल जाता है। शिव के तो खैर सारे ही प्रकार के रूप हैं, लेकिन वो जो एक पहले प्रश्न आया था कि शिव के जो नंदी वगैरह के साथ तस्वीरें हैं, नंदी का अंकन, वो सबसे पहले विम कडफिसेस से, लेकिन सबसे ज़्यादा इस पे है, और बाकी भी ज़्यादा देवी देवता इसी के सिक्कों के ऊपर है। तो चतुर्भुजी विष्णु का अंकन युक्त सिक्के किसने जारी किए? कुषाण शासक हुविष्क ने। अगला प्रश्न है इनका पहले से बाद का सही क्रम क्या होगा? अब देखिए ये मेनांडर वाले वंश के जो शासक हैं, अब ये मुश्किल सवाल है थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए यूथिडेमस इसका संस्थापक सबसे पहले आ गया,
उसके बाद में दूसरा शासक यहाँ पर आप देखेंगे तो डेमेट्रियस है, यूथिडेमस के बाद में डेमेट्रियस, और उसके बाद में आपको नाम मिलता है मेनांडर का, और फिर उसके बाद में मिलता है स्ट्रेटो का, स्ट्रेटो प्रथम का। स्ट्रेटो द्वितीय भी हुआ है बाद में, लेकिन स्ट्रेटो का यहाँ पर मिलता है। तो 34वें का इसके हिसाब से आपको उत्तर हो जाएगा 4 1 3 2, ये वाला। सबसे पहला यूथिडेमस, दूसरे नंबर पर डेमेट्रियस, तीसरे नंबर पर मेनांडर और चौथे नंबर पर स्ट्रेबो। तो ये 4 हो गया। तो 4 1 3 2 ये आपका उत्तर हो गया। उसके बाद में अगला है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के अनुसार बेरीगाजा भड़ोचे। देखिए ये 7वीं 6ठी कक्षा की किताब में भी कई जो ऐसे एक मैप सा दे रखा है और उसके अंदर समझा भी रखे हैं कि भी कौन कौन से प्राचीन बंदरगाहों का उल्लेख पेरिप्लस में हुआ है। तो पेरिप्लस में उल्लेखित बहुत सारे बंदरगाह हैं, तो उनमें से लगभग जो मेन बंदरगाह हैं वो आपको ध्यान में होनी चाहिए। जैसे मुजिरिस हो गया, पोडुका हो गया, ये जो गुजरात वाले हो गए, या 2-3 वो जो सिंधु नदी के किनारे पर हैं। तो इन बंदरगाहों के बारे में आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए, उससे संबंधित बातें। तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के अनुसार बेरीगाजा यानी भड़ोच में, आधुनिक जो गुजरात के अंदर है भड़ोच है, वहाँ पर कौन से शासक के सिक्के चलते थे? तो वहाँ पर मेनांडर के सिक्के चलते थे। किसके अनुसार? पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, जो कि एक अज्ञात यूनानी नाविक के, जिसका लेखक का नाम नहीं पता है, उसके द्वारा लिखी गई किताब थी। तो आप इस कालखंड की जितनी भी बातें पढ़ेंगे, जितने भी वंश पढ़ेंगे, आपको बार बार कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा पेरिप्लस के अनुसार। पेरिप्लस में ये लिखा हो गया है कौन सी वस्तु निर्यात की जाती थी, कहाँ पर किसके सिक्के चलते थे, कौन सी वस्तुएं भारत में आयात की जाती थी, वहाँ पर किसका शासन था। तो पेरिप्लस में बहुत जानकारी मिलती है इस कालखंड की, यानी ईसा की जो प्रारंभिक शताब्दी है उससे संबंधित बहुत सारी जानकारियां हमें पेरिप्लस में मिलती हैं। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के अनुसार मेनांडर ने कई स्तूपों का निर्माण करवाया? मिलिंद पन्नो, अवदान कल्पलता। तो काफी सारी किताबें हैं, लेकिन अवदान कल्पलता में मेनांडर का जो द्वारा जो बहुत सारे स्तूप बनाए गए उसकी जानकारी अवदान कल्पलता में मिलती है। अब आपको देखिए अवदान कल्पलता इंपॉर्टेंट किताब है यदि हम माने तो। इसका लेखक का नाम भी आपको साथ में याद हो जाना चाहिए, क्षेमेंद्र। व्रत कथा मंजरी भी आपके ने इनकी सुनी होगी। तो अवदान कल्पलता में मेनांडर के कई स्तूपों के निर्माण की जानकारी मिलती है। मिलिंद पन्नो में किस नगर का खूबसूरत वर्णन किया गया है? अब देखिए मिलिंद पन्नो किसकी किताब है? बौद्ध भिक्षु नागसेन और मेनांडर के बीच में जो संवाद हो उससे संबंधित किताब है मिलिंद पन्नो। तो वहां पर मेनांडर की राजधानी कौन सी थी? शाकल थी। तो ये उत्तर हो जाएगा। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कई बार आपको नहीं भी हो, जैसे कहा जाता है ना कि जब नहीं आता तो हमें सारे प्रश्न तो नहीं कर सकते क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट वहां पर डालेगी। लेकिन आपको कई बार स्मार्ट गेस जो करना है उसमें यही करना है कि मिलिंद पन्नो नागसेन की और मेनांडर से संबंधित है। मेनांडर की राजधानी कौन सी है? शाकल है। तो संभवतः उसने शाकल हो गया। तो ऐसे प्रश्नों में रिस्क ले लेना चाहिए। तो ये आपको यदि उसकी मेनांडर की राजधानी का पता है और ये पता है कि मिलिंद पन्नो में किसके बीच संवाद है, तो मेनांडर से शाकल की ओर आप बढ़ सकते हैं। अगला है कनिष्क के समय के किस अभिलेख से जानकारी मिलती है कि पूर्व में उसका साम्राज्य चंपा तक फैला हुआ था? तो इसकी जानकारी रबातक अभिलेख में। रबातक में जो बातें दी गई हैं वो आप बेसिकली मतलब इंपॉर्टेंट बात है सारी ही, उस पर आप निश्चित रूप से फोकस कीजिए। मेन अभिलेख है ये इस काल का। तो आप रबातक अभिलेख का तो जो भी विवरण यहाँ पर दिया हुआ है उस पर विशेष फोकस कीजिए इस काल में। खैर कनिष्क तो इंपॉर्टेंट है ही। तो रबातक अभिलेख में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं उसके साम्राज्य से संबंधित भी, कि उसका साम्राज्य महाराष्ट्र में कौंडिन्य से लेकर साकेत में भी था, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा तक फैला हुआ था। तो वो पूर्व में अंतिम जो स्थान बताता है वो चंपा बताता है रबातक अभिलेख में। भारत में शासन करने वाला अंतिम यूनानी शासक कौन था? तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि हर्मियस था, जो मैंने आपको वो जो लिस्ट भी दिखाई थी जिसमें 4 शासकों में मैंने बताया था कि अंतिम आपको याद रखना चाहिए। तो अंतिम जो शासक है वो हर्मियस था। यूक्रेटाइडिस वंश जिसको आप कह सकते हैं, जिसका वो अंतिम शासक था, जिसने ईसा की जो अंतिम शताब्दियां ही मान लो 50 से 30 ईस्वी पूर्व की अंतिम शताब्दियों में शासक किया। और उसके कुछ सिक्कों पर आपको, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इसके बाद में कुजुल कडफिशस जो कुषाण वंश का शासक है वो बनता है। और उसके मैंने बताया 2 प्रकार के सिक्के हैं। एक प्रकार के सिक्कों पर उसकी खुद की तस्वीर है एक तरफ, और दूसरी तरफ किसकी तस्वीर है? हर्मियस की तस्वीर है। तो ये आपस में थोड़ा सा इनको आप कनेक्ट करके देखेंगे तो आपको ये थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। उसके बाद में है प्राचीन काल में भारत पर हुए आक्रमण का सही कालानुक्रम क्या है? तो ये आसान प्रश्नों की श्रेणी में आएगा। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में ज्यादातर पूछे जाते हैं। देखिए मैंने जो ऊपर यूक्रेटाइडिस वंश के शासक उम्मीद नहीं की जाती कि विद्यार्थियों को याद होंगे, और कम से कम राजस्थान में DSSSB में पूछ लिए जाते हैं बहुत बार, UPPGT में बहुत कठिन पूछ लिए जाते हैं। लेकिन राजस्थान में अभी तक का जो रिकॉर्ड है, बहुत ज्यादा कठिन प्रश्न तो अभी तक राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछने शुरू नहीं किए हैं। तो यहां पर ये आपको
प्राचीन काल में भारत पूर्वी आक्रमणों का सही कालानुक्रम क्या है? इसमें आपको सबसे पहले पता है यूनानी आए, फिर उसके बाद में शक और फिर तीसरे नंबर पर कुषाण होंगे। तो यूनानी, शक, कुषाण, यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। 41वां है, मथुरा में शकों का पहला शासक राजवुल था। जैसे मैंने आपको अभी एक सोडास का अभिलेख के बारे में बताया था कि उसके अभिलेख में और राजवुल का नाम था, तो ये पहला शासक था राजवुल, बिल्कुल सही है। मथुरा का प्रथम कुषाण शासक विम कडफिशस था, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। पहले कुषाण शासकों की बात करें जो मथुरा का शासक बना तो विम कडफिशस हो जाएगा। तो ये दोनों ही प्रश्न सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही। देखिए कुछ पुस्तकों में मथुरा के पहले क्षत्रप के रूप में और भी नाम मिलते हैं, जैसे हगान, हगामस, लेकिन ज़्यादातर किताबों में वो नहीं मिलते। मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ तो उसमें कुछ क्षत्रपों के नाम हैं, लेकिन महाक्षत्रप की यदि हम बात करें तो राजवुल का नाम मिलता है। तो हम राजा से यदि मानेंगे तो हम महाक्षत्रप को ही एक तरीके से राजा के रूप में मानेंगे। जैसा कि मैंने आपको जो रुद्रदमन वाले केस में भी बताया था कि उसका पिता था, उसको क्षत्रप नियुक्त किया गया था। तो वो कई बार ये कन्फ्यूज हो जाते हैं किताबों के अंदर कि रुद्रदमन शासक था, लेकिन शासक नहीं, क्षत्रप नियुक्त किया गया था। राजा बनेगा तो वो महाक्षत्रप हो जाएगा। यहां पर ये इसके दोनों कथन सही हैं। अगला है, रुद्रदमन के विषय में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? चष्टन के बाद वह इस वंश का दूसरा शासक बना, जैसा कि मैंने आपको बताया उसका जो पिता था जयदमन, उसको क्षत्रप नियुक्त किया गया, लेकिन चष्टन की मृत्यु से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। तो चष्टन ने अपने पोते यानी कि रुद्रदमन को क्षत्रप घोषित कर दिया, वो अगला महाक्षत्रप बना। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील पर बने बांध की उसने मरम्मत करवाई थी, बिल्कुल ठीक है। झील की मरम्मत के लिए उसने राजकीय कोष से बड़ी राशि खर्च की। राशि तो बड़ी खर्च की, लेकिन राजकीय कोष से नहीं की थी। उसकी जो मंत्री परिषद है उसने अनुमति नहीं दी कि इतना बड़ा धन खर्च किया जाए इस बांध बनाने के ऊपर, तो उसने स्वयं के खर्चे पर ये बनाई। और उसने किसको, वहाँ का जो राज्यपाल था सुविशाख, उसको ये कहा कि ये आप बांध बनाओ, और उसने खुद के खर्चे से, राजा ने, रुद्रदमन ने खुद के खर्चे से उसकी मरम्मत करवाई थी। जूनागढ़ अभिलेख में उसे भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक कहा गया। तो ये अलग से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसको जूनागढ़ अभिलेख में भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक कहा गया? तो रुद्रदमन को कहा गया। तो ये कथन भी सही है। तो यहाँ पर आपका जो तीसरा कथन है कि राजकीय कोष से राशि खर्च हुई, ये सही नहीं है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम शक विजेता मेउस या मोगा था। ये बिल्कुल सही है। पहले जो शक विजेता का नाम मिलता है वो मेउस या मेगा ही मिलता है। शहरात वंश का पहला शासक भूमक था, ये भी बिल्कुल ठीक है। और कार्दमक वंश का पहला शासक चष्टन था। तो शहरात का भूमक और कार्दमक का चष्टन, ये तो वैसे भी हम रट्टा लगाते ही रहते हैं। तो ये बिल्कुल सही जवाब है इसका, मतलब तीनों ही कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। अगला है, निम्न में से किन किन देवताओं का अंकन कनिष्क की मुद्राओं पर मिलता है? तो कनिष्क की मुद्राओं पर आपको बहुत सारे ईरानी, यूनानी और कई प्रकार के इस प्रकार के भारतीयों का चलो है ही, उन देवताओं का अंकन मिलता है। तो यहाँ पर मीरो का मिलता है, माओ का मिलता है। अब ये देखिए मीरो माओ थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन है, ये मैं मान सकता हूँ इसके बारे में, लेकिन ये आपने विश्व इतिहास पढ़ा हो तो जो पारसी हैं या आप ईरानी उनको बोल सकते हैं, उनका जो सूर्य देवता है वो तो है मीरो, ये तो ईरानियों का सूर्य देवता हो गया। ये माओ है वो उनकी चंद्र का देवता हो गया। ओइशो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ये शिव की तरह दिखने वाला देवता था और इसको मानते भी हैं कई इतिहासकार कि ये शिव का ही अंकन है। तो इनका सबका वहाँ पर मिलता है। हेराक्लीज का भी मिलता है, ऑर्लेग्रो, ऑर्डिक्सो, हेलियोस, सेलीन, कई प्रकार के। तो विश्व इतिहास में अब तो देखिए वो पुरानी सभ्यताओं वाले चैप्टर हमारे हट गए हैं, तो उनमें इसका विवरण दिया रहता था उनके देवताओं के बारे में, तो कुछ बातें याद हो जाती। लेकिन यहाँ तो मैं आपको इतने बता सकता हूँ कि भाई इन सभी का अंकन मिलता है, थोड़ा जटिल है। कनिष्क के दरबार का एक विद्वान जिसने अर्ध शतकम भी नाम मिलता है और अध्यर्ध शतकम भी नाम मिलता है, तो वो कौन सा विद्वान था जिसने, पहले तो याद रखना, ये सारे तरीके से प्रश्न याद रखो कि ये कनिष्क के दरबार में था ये विद्वान। तो ये जो मात्रचेट नाम का विद्वान है, कनिष्क के दरबार का एक विद्वान था। हालांकि कई जो इतिहासकार हैं, जैसे मैं प्रमुख रूप से उसमें तिब्बती इतिहासकार तारानाथ का नाम लूँ, तो तारानाथ का तो ये कहना है कि मात्रचेट है वो बुद्धघोष ही था, नहीं सॉरी अश्वघोष, बुद्धघोष नहीं अश्वघोष। तो कई इतिहासकार ये मानते हैं कि मात्रचेट अश्वघोष का ही एक नाम था, लेकिन बहुत सारे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि मात्रचेट अलग था, जो उसके दरबार का एक विद्वान था वो अश्वघोष नहीं था। बुद्धघोष की बात नहीं, अश्वघोष की है। तो मात्रचेट का ये ग्रंथ है अर्ध शतकम या अध्यर्ध शतकम, और ये कनिष्क के दरबार में था।
निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? मिलिंद पन्नों में इंडो ग्रीक शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु अश्वघोष का वार्तालाप है। अब इसमें क्या है कि मैंने जब टेस्ट लिया तब भी बहुत विद्यार्थियों ने इसको गलत कर दिया, जबकि सबसे इजी लाइन है ये। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि लेकिन हम फ्लो में पढ़ जाते हैं, मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा, फ्लो में पढ़ जाते हैं। यहाँ बौद्ध भिक्षु आ गया और मिनांडर आ गया, सही है, लेकिन बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ संवाद है, नागसेन के साथ संवाद है, अश्वघोष के साथ नहीं है। ऐसे आप कई बार आप कहते हैं ना कि बहुत सारे एग्जाम आपने पहले ट्राई भी किए होंगे, कुछ विद्यार्थी नए भी होंगे, तो आप ये ध्यान रखें कि प्रश्न को समय मिल जाता है तो दोबारा भी चेक कर लें, एक बार कम से कम बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। जो एकदम इजी लगे उसको तो दोबारा जरूर देखो, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कोई झोल जरूर होता है। तो ये लाइन विद्यार्थी परीक्षा हॉल में बैठते ही क्या सोचेंगे, बौद्ध भिक्षु मिनांडर, हाँ ये सही है, जल्दीबाजी में, मतलब वैसे उनकी दिल की धड़कनें बढ़ी रहती हैं। तो ये ध्यान रखें। मैंने भी टेस्ट में नोटिस किया था कि अच्छे अच्छे विद्यार्थी जो कि बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत अच्छी तैयारी करें, उन्होंने भी इस ऑप्शन में गलती मार खा ली थी। तो ये पहला वाला कथन तो सही नहीं है। यह है पाली भाषा का ग्रंथ है, ये बिल्कुल ठीक है। इसमें मूलतः 3 अध्याय थे, हाँ 3 ही थे, और बाद में वो बढ़कर 7 हो गए थे। और मिनांडर बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का उपासक था, तो ये कथन गलत है। मिनांडर बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का उपासक था। तो ये पहली और जो पहली, दूसरी, चौथी लाइन्स तो इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इसके 2 कथन गलत हो गए, तो इसका दूसरा और तीसरा 2 ही जो ऑप्शन है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों का पहले से बाद का सही क्रम क्या होगा? अब मूलतः देखने पर यह प्रश्न कठिन लगता है और थोड़ा सा है भी कठिन, लेकिन यदि आपको ये पता है कि कौन सा अभिलेख किस शासक से संबंधित है तो शायद आप इसको फाइंड आउट कर पाएंगे। कि जैसे आपने तख्त-ए-बाही अभिलेख सुना होगा, ये गोंडो फर्नीज का है, इंपॉर्टेंट अभिलेख है, ये गोंडो फर्नीज का है। जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्रदामन का है। तो रुद्रदामन नाम आते ही जूनागढ़ अभिलेख आपका 150 AD के लगभग का हो गया। फिर इसके बाद में रबातक है, वो कनिष्क का अभिलेख है। तो कनिष्क का आप मोटा मोटी काल मानेंगे तो 78 से 101 AD के आसपास आता है, तो ये इससे तो पहले हो ही गया। गोंडो फर्नीज का आप काल देखेंगे तो वो ईसा की शुरुआती जो मध्य शताब्दी के आसपास है, 45-50 के आसपास, 45-46, तो ये जो अभिलेख है 45-46 AD के लगभग का है। और ये हो गया खलसेत अभिलेख है, वो हुविष्क का है। तो हुविष्क मतलब यहाँ पर कनिष्क के बाद में आता है, तो उसका जो आपका काल है वो लगभग 106 से 138 के बीच में। मतलब अभिलेख का नहीं पता हो तो आपको हुविष्क का तो थोड़ा आइडिया होना चाहिए, 106 से 38 है। तो इसके आधार पर आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि सबसे पहला किसका होगा, गोंडो फर्नीज वाला होगा, यानी कि तख्ते-बाही हो जाएगा। फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पर 78 से 101 ये रबातक आ जाएगा। फिर तीसरे नंबर पर खलसेत आ जाएगा और चौथे नंबर पर रुद्रदामन आ जाएगा। तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में जानकारी हो तो हो सकता है इतना कठिन कोई प्रश्न नहीं आए, थोड़ा सा आसान अभिलेख और ऐसे अभिलेख दे दिए जाए जो, जैसे रबातक का तो मैं क्या कहूँ, रबातक का अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख तो आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए। ये जो रुद्रदामन वाला जो बातें हैं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कनिष्क की बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हो सकता है तख्ते-बाही आपको थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन यदि आप ऑप्शन देखेंगे तो आप निश्चित, यदि आपको 2-3 का भी पता है तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें से हमारा कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है हो गया 2, 3, 4। एक पहले गोंडो फर्नीज का हो गया, उसके बाद में कनिष्क वाला हो गया, उसके बाद में हुविष्क वाला हो गया और चौथे नंबर पर जूनागढ़ रुद्रदामन वाला हो गया। अगला है, निम्नलिखित में से किस शासक के अभिलेख में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस के भारत आने का उल्लेख है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत तो जो, जैसे अभी मैंने ये जो ऊपर आपने लिखा ना कि गोंडो फर्नीज, मैंने क्यों लिखा है तख्ते-बाही अभिलेख, इसीलिए मैंने ये प्रश्न लिखा है कि तख्ते-बाही आप थोड़ा सा देख लें, क्योंकि तख्ते-बाही जो है वो पेशावर में स्थित है, अभिलेख वहाँ पर मिला है, और ये गोंडो फर्नीज के शासनकाल के 26वें वर्ष का है। और इसी में आपको ये विवरण मिलता है कि भाई ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया है। तो ये गोंडो फर्नीज के काल में आया है और गोंडो फर्नीज ने अपने अभिलेख में इसका विवरण दिया है कि ये सेंट थॉमस भारत आया है। तो तख्ते-बाही आप थोड़ा सा ध्यान में रख लें, पेशावर में है, गोंडो फर्नीज के शासन वर्ष के 26वें वर्ष का है शासनकाल के, खरोष्ठी लिपि में है ये भी आप थोड़ा देख लें। और एक और भी बात है यहाँ पर, गुरुवहर या गुरुद्वहर इस प्रकार का नाम मिलता है, क्या हाँ ये गुदवहर, ये एक नाम मिलता है गोंडो फर्नीज का, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है मैं कहूँगा, लेकिन मैंने लिख दिया है। निम्नलिखित में से कनिष्क के पुरोहित कौन थे? तो अश्वघोष वसुमित्र मत कर देना, उसके जो पुरोहित हैं वो संरक्षक थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो अश्वघोष की तरफ चले जाएंगे। 50वां है, हुविष्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? हुविष्क के समय कुषाण सत्ता का केंद्र पेशावर से हटकर मथुरा हो गया,
ठीक है। हुविश्क ने कश्मीर में देवपुत्र विहार की स्थापना की, ठीक है। हुविश्क ने मथुरा में सुंदर विहार का निर्माण करवाया, ये भी बिल्कुल ठीक है। हुविश्क के सिक्कों पर शिव के साथ उमा का भी अंकन मिलता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब ये देखिए, ऐसा प्रश्न बहुत कम चांस होता है कि हुविश्क से, देखिए आपको अशोक से संबंधित पूछा जा सकता है, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित, चंद्रगुप्त प्रथम द्वितीय गुप्त शासकों, जो इंपॉर्टेंट शासक हैं उनसे संबंधित ऐसे कथन पूछे जा सकते हैं। लेकिन जो हुविश्क कनिष्क से संबंधित पूछा जा सकता है, हुविश्क उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उससे संबंधित ऐसा प्रश्न पूछने की संभावना लगभग न के बराबर होती है। मैंने यहाँ इसलिए शामिल किया है कि इसमें से 4 प्रश्न बन गए अलग, जो कि कहीं पर पूछे जा सकते हैं। जैसे कि ये जो ऑप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस कुषाण शासक के सिक्कों पर शिव के साथ उमा का भी अंकन मिलता है, तो हुविश्क के सिक्कों पर मिलता है। तो यहाँ पर इसके चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन इससे जो अलग अलग ऐसा जटिल प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, संभावना कम है। लेकिन इसके जो ऑप्शन से जो 4 प्रश्न बन रहे हैं जिस पर आपका ध्यान जा रहा है, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। अगला प्रश्न है, धर्मिकस निम्नलिखित में से किस शासक की उपाधि थी? तो धर्मिकस देखिए सामान्य तौर पर 2 शासकों की देखने को मिलती है, एक तो मेनांडर की देखने को मिलती है, इसके अलावा जो मैंने आपको तख्तेबाई अभिलेख बताया था गोंडोफर्नीज की देखने को मिलती है। हालांकि ये उपाधि को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि मेनांडर से संबंधित है इसलिए आपको याद रखनी है। जैसे मैंने बताया कि मेनांडर, कनिष्क, रुद्रदामन और नहपान ये इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना होता है। तो मेनांडर की उपाधि है। हालांकि इस प्रकार का मिलता जुलता और भी नाम मिल जाते हैं, जैसे कुजुल कडफिसेस की भी एक ऐसी उपाधि देखने को मिलती है, धर्मथित, ये कुजुल कडफिसेस की थी। तो थोड़ा सा मुश्किल काम है इतनी उपाधियां याद रखना, लेकिन कम से कम मेनांडर वाली धर्मिकस आप याद रखें। अगला प्रश्न है, कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि को विद्वानों के अनुसार सही सुमिलित कीजिए कि भी कनिष्क ने राज्यारोहण कब किया। जो फ्लीट और कैनेडी है उन्होंने ईस्वी पूर्व माना है इनका, ये विशेष ध्यान रखना। फ्लीट और कैनेडी ने सबसे पहले का माना है 58 ईस्वी पूर्व का। फिर उसके बाद में आरजी भंडारकर ने 278 एडी माना है, आरसी मजूमदार ने 248 माना है, और मार्शल और स्मिथ ने 125 ईस्वी और ईस्वी पूर्व का ध्यान रखिए। हालांकि फ्लीट और कैनेडी का ध्यान में रखा जा सकता है कि इन्होंने सबसे पहले का माना है, ईस्वी पूर्व का माना है। बाकी ये थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। इस टेस्ट में शायद मैंने थोड़े से कठिन प्रश्न डाल दिए, मुझे भी बाद में लगा, क्योंकि विद्यार्थियों का रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा इसके अंदर, तो मुझे भी लगा थोड़ा सा हल्का करना चाहिए था टेस्ट को, इतना ज़्यादा जटिल हो जाता है फिर मिलाना। एक वर्ड वाले आंसर जल्दी हो जाते हैं, इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसका आंसर मैंने बताया नहीं, BADC, पहले का B, दूसरे का A, तीसरे का D, चौथे का C। अगला है, मेनांडर के विभिन्न नामों व उल्लेखित स्रोतों का सही सुमेलन कीजिए कि मेनांडर के क्या क्या नाम मिलते हैं। तो 3, 4, 5, एक इसके अलावा भी 1-2 नाम आपको मिल जाते हैं। पुष्पनिंद्र, अलिसन्नीय, महायक्ष और यक्षक्रमिश, ये नाम उनके कहाँ कहाँ पर मिलते हैं। तो देखिए, पुष्पनिंद्र है ये भागवत पुराण में मिलता है, अलिसन्नीय है ये विष्णु पुराण में मिलता है, महायक्ष दिव्यावदान, मैं खुद ही बोल रहा हूँ, देखो टेस्ट लिया था, महायक्ष दिव्यावदान, या एक सेकंड सोचने दो, आर्य मंजूश्री मूलकल्प में, और यक्षक्रमिश ये आपको दिव्यावदान के अंदर मिलता है। ठीक है, बिल्कुल याद आ गया। तो ये इसका सही ऑप्शन यदि आप चुनेंगे तो हो जाएगा CADB पहला हो जाएगा। तो ये मेनांडर से संबंधित मैंने ज़्यादा, कनिष्क और मेनांडर की थोड़ी सी गहरी बातें भी मैंने इसमें शामिल कर ली, क्योंकि कनिष्क और मेनांडर इम्पोर्टेंट हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में उसके द्वारा योद्धाओं को पराजित करने का उल्लेख है। हाँ, उसने योद्धाओं को पराजित किया था। योद्धे गणराज्य यमुना के पास स्थित था। नहीं, यमुना कहाँ रह गई, योद्धे कहाँ रह गए। इसमें आपका पहला कथन तो सही है, लेकिन दूसरा कथन आपका गलत है। जो योद्धे हैं वो आपको पंजाब के आसपास देखने को मिलते हैं, और पंजाब में भी पूर्वी पंजाब, जहाँ पर आपको सतलज नदी जहाँ बहती है, तो सतलज नदी के तट पर पूर्वी पंजाब में योद्धाओं का जो शासन था वो चलता था, और गणराज्य था वहाँ पर, राजतंत्र नहीं था। और पाणिनि ने उनके लिए कहा कि वो आयुधजीवी संघ, एक शब्द इस्तेमाल किया था। इंपॉर्टेंट बात है कि पाणिनि ने इस योद्धाओं के लिए आयुधजीवी संघ शब्द इस्तेमाल किया, मतलब कि वो युद्ध के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं और शस्त्रों के सहारे जीवित रहने वाले। इसका सही मतलब होगा कि शस्त्रों के सहारे जीवित रहने वाले हैं। तो आयुधजीवी संघ पाणिनि ने कहा योद्धाओं के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जूनागढ़ अभिलेख में योद्धाओं को पराजित करने का उल्लेख है, ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये यमुना के पास स्थित नहीं था, सतलज नदी के पास स्थित था। तो यहाँ पर कथन 1 सही है और 2 गलत है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा।
अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में 6 प्रकार के करों का उल्लेख है। बिल्कुल 6 प्रकार के करों का उल्लेख है और उसमें से वो 3 जनता से वसूलता था, 3 उसने नहीं वसूले, जो उसको उचित लगे 3, और जो 3 अनुचित प्रकार के कर माने जाते थे वो उसने नहीं वसूले। तो रुद्रदमन ने इनमें से 3 कर जनता से वसूले, ये ठीक है बिल्कुल। यहाँ पर पहला कथन भी सही है और दूसरा कथन भी सही है। बलि, भाग, शुल्क, विष्टि, कर, प्रणय, इस प्रकार के 6 करों का उल्लेख मिलता है। उसमें जो शुरू के 3 थे, एक तो था बलि, एक था भाग और एक था विष्टि, नहीं सॉरी शुल्क, विष्टि तो अनुचित है। तो ये तीनों कर है वो वसूलता था, बाकी के जो विष्टि, कर और प्रणय है वो उसने नहीं वसूले, मतलब जनता को उसने राहत दी उससे। तो ये प्रश्न है, यहाँ पर इसके उत्तर मिल जाते हैं नीचे और यहाँ पर व्याख्याएं हैं। तो टेस्ट के अंदर व्याख्याएं वहाँ पर आपको जैसे ही टेस्ट में सबमिट करते हैं यहाँ पे, तो वहाँ पर आपका रिजल्ट भी निकल जाता है। नेगेटिव मार्किंग में जैसे इसमें प्रश्नों में आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पर, तो करेक्ट के लिए 3 नंबर मिलते हैं और इनकरेक्ट के लिए -1 मिलता है, तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और बिल्कुल परीक्षा के हिसाब से कोशिश करते हैं। कभी कभी कुछ टेस्ट, ये देखिए ये टेस्ट कठिन क्यों बना मुझसे, इसका कारण ये था कि मैंने इसमें कोशिश की तो बहुत ज़्यादा प्रश्न मुझे नहीं मिले। जैसे मैं यदि आपका अकबर का टेस्ट लूँ तो मुझे कितने प्रश्न मिल जाएंगे, मैं 500 प्रश्न बना सकता हूँ। तो उसमें से यदि मैं 40, 50, 60, 70 प्रश्न बनाऊंगा तो मुझे अच्छे प्रश्न मिल जाएंगे और बहुत ज़्यादा जटिल की ओर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यदि मैं कुषाणों से संबंधित बात करूँ या फिर अर्थव्यवस्था से संबंधित, समाज से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं उसका यदि सिंगल टेस्ट लिया जाए, मतलब टॉपिक छोटा हो और प्रश्न तो मैं देखिए ज़्यादातर 40 से 60 रखता हूँ। गुप्त वाले में 75 भी हो गए थे, आज जो एक टेस्ट होने वाला है उसमें 65 भी हो गए हैं। तो ये तो कम ज़्यादा होते रहते हैं, लेकिन 40, 60, 70, 65, 50 यही रहता है। तो कभी कभी कोई टॉपिक छोटा होता है उसमें तो मैं थोड़ा सा कठिनाई की ओर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर फ़ायदा ये होता है कि इस प्रकार के टेस्ट से फिर लगभग आपका पूरा टॉपिक ही कवर हो जाता है, एक तरीके से रिवीजन भी हो जाता है और कोई जो बात आपकी किताब में नहीं है वो आप ऐड भी कर सकते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज़ हमारी चल रही है एप्लीकेशन के ऊपर, आप चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर कभी कभी मैं जो वीडियो डालता हूँ उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।